मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और मैं आज आपके लिए एक और कैरेक्टराइजेशन टेक्निक लेके आया हूँ डीटीए डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस है। ये हमारी ओल्ड टेक्निक है जिसे रॉबर्ट ऑस्टिन द्वारा 1899 में बनाया गया था और यह टेक्निक हमारी थर्मल एनालिटिक कैरेक्टराइजेशन टेक्निक होती है। रॉबर्ट ऑस्टिन ने दो थर्मोकपल के द्वारा इसे दो पेन से कनेक्ट किया था और एक पेन का नाम रेफरेंस पेन रखा और दूसरे का सैंपल पेन। रेफरेंस पेन में इन्होंने एल्युमिनियम ऑक्साइड पाउडर का यूज़ किया था एज अ रेफरेंस मटेरियल और सैंपल पे वह मटेरियल रखा जो सैम्पलिंग की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। डीटीए कैरेक्टराइजेशन टेक्निक डीएससी कैरेक्टराइजेशन टेक्निक के सिमिलर ही होती है। डीटीए एनालिसिस में डीटीए एनालाइजर द्वारा हीटिंग मीडियम द्वारा गिवन मटेरियल के फिजिकल और केमिकल बिहेवियर को इनर्ट गैस के रेफरेंस में हीटिंग मीडियम द्वारा कैलकुलेट किया जाता है और सैंपल मटेरियल में ये चेंजेस डीटीए एनालाइजर एक कर्व द्वारा जो कंप्यूटर हमारा इसके साथ में सेटअप में रहता है उस कंप्यूटर पर प्लॉट किया जाता है। इस ग्राफ में जो रिएक्शन होती हैं वो हमारी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बिहेवियर को डिनोट करती हैं। इस एनालाइजर द्वारा हम टीजी यानी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्रिस्टलाइजेशन, मेल्टिंग, ऑक्सीडेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन की स्टडी करते हैं। टीजीए यानी थर्मोग्राविमेट्रिक एनालाइजर और डीएससी कैरेक्टराइजेशन टेक्निक के कुछ फंक्शन इसके द्वारा कैरेक्टराइज किए जाते हैं। यह टेक्निक टीजीए एनालिसिस से ओल्ड टेक्निक है जैसा कि मैंने पहले बताया था। इसलिए अब जो मॉडिफाइड टीजीए एनालिसिस है वह जो टेक्निक्स है वह टीजीए एनालिसिस द्वारा हम स्टडी कर लेते हैं। अब हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। इसका प्रिंसिपल जो है वो हीटिंग और कूलिंग मीडियम में इनर्ट गैस की प्रेजेंस में जो हमारा सैंपल होता है उसकी कंट्रोल्ड कंडीशन में रेफरेंस सैंपल और जो हमारा सैंपल मटेरियल होता है उसके बीच के टेम्परेचर डिफरेंस को स्टडी करना है। इस टेस्ट में भी टाइम और टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं क्योंकि इसमें जो टाइम के साथ में हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है वैसे ही जो हमारा इसका बिहेवियर है, जो इसकी फिजिकल केमिकल बिहेवियर चेंजमेंट होते हैं उनसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। साथ ही साथ हम इसमें यह भी कैलकुलेट करते हैं कि सैंपल द्वारा कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई या कितनी हीट एमिटेड हुई। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन और इसके वर्किंग की। तो ये जो है हमारा डीटीए एनालाइजर का सिस्टमेटिक व्यू है जिसमें जो ग्रीन कलर से मैंने इसको शो किया है ये डीटीए की बॉडी होती है। इसके बाद यहाँ पर जो पर्ज गैस है या इनर्ट गैस है उसका सिलेंडर यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ये येलो कलर से जो इसको मैंने शो किया है ये हमारा फर्नेस ब्लॉक है। फर्नेस ब्लॉक के साथ में ये जो हमने यहाँ पर पॉइंट से इसको शो किया है ये हमारे हीटिंग एलिमेंट लगे हुए हैं और ये दो पेन लगे हुए हैं। ये पेन हमारा रेफरेंस पेन है जिसमें हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म में एज अ इनर्ट मटेरियल हमने लिया है। ये हमारा सैंपल पेन है जिसका हमें जिस सैंपल का या जिस मटेरियल का हमें डीटीए एनालाइज करना है उसको हम इसमें रखते हैं। इसके बाद यहाँ से हमारी जो पर्ज गैस है वो ऊपर इस चैम्बर तक जाती है। यहाँ पर जो है रिकॉर्डर लगा होता है जो इसके चेंजेस को रिकॉर्ड करता है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर कंट्रोलर यूनिट लगी होती है जो कि एटमॉस्फेयर को कंट्रोल रखती है। इसके साथ ही यहाँ पर जो इनर लेट्स लगी हुई हैं ये इनर लेट्स जो हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं वाल्व लगे हुए हैं जो यहाँ से जो पर्ज गैसेज है उसको ऊपर की तरफ ये यहाँ पे देखिए इनर्ट गैस आउटलेट लगा हुआ है जिसको ये बाहर की तरफ कर देते हैं। ये हमारा आउटर लेट्स लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की, ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम जो हीटिंग एलिमेंट है उसको इलेक्ट्रिकली द्वारा ऑन कर देते हैं जिससे कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो फर्नेस का हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाए। इसके बाद जो यहाँ से हमारी पर्ज गैस होती है उनको हम
वाल्व द्वारा रिलीज करते हैं और जो हमें इसका सराउंडिंग बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद जो जैसे जैसे इसमें जो है हीट बढ़ती है टाइम के अकॉर्डिंग, वैसे ही जो इसके जो चेंजमेंट होते हैं वो हमें जो हमारा सिस्टम लगा होता है कंप्यूटर सिस्टम, वो रिकॉर्डर जो है उसकी सहायता से हम एक ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ को हम कैलकुलेट करते हैं। इस एनालिटिक मेथड द्वारा इनर्ट रेफरेंस मटेरियल और सैंपल मटेरियल के बीच टेम्परेचर डिफरेंस को भी हमें कैलकुलेट करना होता है। यदि सैंपल मटेरियल का मेल्टिंग या डिहाइड्रेशन टेम्परेचर रेफरेंस मटेरियल से कम होता है तब हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, और जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो हमारा डेल्टा टी होता है और वो हमें इस कंडीशन में नेगेटिव मिलता है। और यदि सैंपल मटेरियल का मेल्टिंग या डिहाइड्रेशन टेम्परेचर रेफरेंस मटेरियल से अधिक होता है तब यह एक्सोथर्मिक कहलाती है, और इस कंडीशन में हमें डेल्टा टी की जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव में मिलती हैं। इस एनालिसिस में सैंपल की शेप और साइज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि यदि शेप या साइज हमारा ज़्यादा होगा तो जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा, जो पीक बनेगी, उसमें वेरिएशन आ सकते हैं। यदि शार्प एंडोथर्मिक पीक बनती है तो यह फेज चेंज जैसे मेल्टिंग, फ्यूजन या फिर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म का अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म में ट्रांजिशन को इंडिकेट करती है, और यह एंडोथर्मिक पीक डिहाइड्रेशन रिएक्शन की वजह से ऑब्टेन होती है। और यदि केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन की तरह इंडिकेट हो तब हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, जैसा कि हमने इस ग्राफ में प्लॉट किया है। ये एक्स एक्सिस पर हम टेम्परेचर पर डिग्री सेंटीग्रेड हमने यहाँ पे शो किया है, और वाई एक्सिस पे हमारा डेल्टा टी है जो हमारा रेफरेंस मटेरियल और सैंपल मटेरियल का टेम्परेचर डिफरेंस है। यहाँ पर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो लोअर है हमारा, इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन को, और अपर अगर हमारी पीक बन रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो किया है। यहाँ पर देखिए, जब हमारा सैंपल टेम्परेचर के साथ में हल्के हल्के गर्म होना स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर कर्व जो है वो एकदम डाउन हुआ है। डाउन होने का मतलब ये है कि हमारा जो मटेरियल है वो ग्लास ट्रांजिशन कंडीशन में है। इसके बाद जो कर्व है, ये पीक जो नीचे की तरफ बन रही है, तो ये हमारी जो पीक बन रही है वो एंडोथर्मिक पीक होगी, यानी कि जो हमारा मटेरियल है वो मेल्टिंग में है और उसने हीट क्या की है, वो एब्जॉर्ब की है। इसके बाद ये पीक जो है हमारी ऊपर बन रही है अपर पोर्शन में, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक पीक, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन को हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर हीट जो है वो सैंपल से रिलीज हो रही है। इसके साथ ही अब हम आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रिजल्ट इन डीटीए, यानी कि डीटीए की सैंपलिंग करते समय या सैंपल की डीटीए करते समय कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। जिसमें पहला है हीटिंग रेट। यदि हीटिंग रेट जो है वो हमारी यूनिफॉर्म नहीं होगी या हमने हीटिंग रेट को जो है बढ़ा दिया या बढ़ गई, तो उससे क्या होता है, जो हमारी पीक का साइज होगा या उसकी पोजीशन होगी वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। इसके लिए हमें करना क्या है कि जो हीटिंग रेट है उसको हम लो कर दें या यूनिफॉर्म कर दें। सेकेंड है इसमें वेट ऑफ सैंपल और अमाउंट ऑफ सैंपल, यानी कि जो हमारा सैंपल है उसका वेट या अमाउंट या उसका मास जो है वो हमें स्टैंडर्डाइज लेना चाहिए। अगर वो कम या ज़्यादा होगा तो जो पीक का साइज है और पोजीशन है वह भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि शार्प पीक यहाँ पर मैंने दिखाई है, हो सकता है मटेरियल हम कम रखें तो ये पीक का साइज जो है वो कम हो जाए। इसलिए हमें क्या करना है, जो सैंपल या मास जो इसका लेना है सैंपल का, वो स्टैंडर्डाइज लेना है। इसके बाद थर्ड है हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो हम इसमें प्रोवाइड करा रहे थे, यहाँ कंट्रोल यूनिट हमने लगाई थी, अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन प्रॉपर नहीं रही, यानी कि इनर्ट गैस प्रॉपरली हमने चैम्बर में पास नहीं कराई, तो उसकी वजह से भी जो हमारा कर्व है वो हो सकता है वो चेंज मिले। इसके लिए हमें क्या करना है कि इनर्ट गैस जो है उनका फ्लो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली पास कराते रहना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा पार्टिकल साइज ऑफ सैंपल। पार्टिकल साइज ऑफ सैंपल से मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हमारे पार्टिकल के जो साइज है वो कोई पार्टिकल हमारा छोटा है, कोई सैंपल का पार्टिकल जो है हमारा बड़ा है या लार्ज है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, जो हमें जो कर्व मिलेगा वो चेंज मिलेगा। इसके लिए हमें क्या करना है कि पार्टिकल का साइज स्मॉल लेना है और यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज ही इसमें